नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। महासंग्राम 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, वार पलटवार चल रही हैं और इस कड़ी में हम हैं रोहतक इलाके में। रोहतक लोकसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा चुनाव मैदान में हैं और ये मुकाबला चल रहा है। चुनाव प्रचार जोर शोरों पर है और हमें वक्त मिला है इस वक्त उनसे बात करने का, जबकि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उनसे बात करते हैं। स्वागत है दीपेंद्र जी आपका। धन्यवाद। चुनाव कैंपेन चल रहा है और ऐसे वक्त आपसे बात हो रही है जब ये कैंपेन आगे बढ़ रहा है, तो ये चुनावी मुकाबला कैसे देखते हैं आप? क्या वादे, क्या इरादे? ये चुनाव मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। केवल रोहतक लोकसभा सीट से ही नहीं, हरियाणा की 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीतेगी। और जब लोगों से आप कनेक्ट हो रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, तो क्या मांग रख रहे हैं आपके सामने, क्या अपना फीडबैक दे रहे हैं? देखिए, लोग बीजेपी के 10 साल के एक कुशासन से दुखी है। लोगों का कुछ काम हुआ नहीं, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में बन गई, लोग का मान सम्मान नहीं हुआ, लोगों का काम नहीं हुआ, लोग की अनदेखी हुई, हर वर्ग की अनदेखी हुई, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज यूथ में नशा आ गया, हरियाणा के अंदर अपराध दर बढ़ गया। तो पूर्णतः हरियाणा को विकास की और खुशहाली की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई। सबको अपमानित करने का काम किया इन्होंने। तो जब काम नहीं करोगे और अपमान करोगे सबका, तो ये तो अहंकार की परिभाषा है। तो लोग उस बात से दुखी हैं और लोग बदलाव के लिए मन बना चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में बदलाव लोग लाना चाहते हैं। तो ये चुनाव एक हरियाणा प्रदेश के आने वाले समय के लिए भी ये संकेत का चुनाव माना जा रहा है। ये चुनावी मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला, क्योंकि रोहतक सीट काफी हाई प्रोफाइल है और ये आपका गढ़ भी है। आपके पिता यहाँ से सांसद रहे हैं और आपके दादा यहाँ से सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने के लिए ये चुनावी मुकाबला इस बार, क्योंकि पिछले चुनावी मुकाबले में आपकी नजदीकी हार भी हुई, करीब 7,500 वोट से आप हार गए थे। इस बार क्या परिवर्तन के लिए तैयारी की है आपने? क्या जोश खरोश देखने को मिल रहा है? देखिए, पिछली बार कई मुद्दे थे। एक बड़ा मुद्दा पिछली बार पुलवामा का था, जो चुनाव के बीचों बीच हुआ। ये हमारा फौजियों का इलाका है। इस बार मैं समझता हूँ इसीलिए उत्तर भारत में विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के में सबसे ज्यादा वोट रोहतक में ही है, 48% पिछली बार। लेकिन फिर चुनाव हम हार गए। और भी कई मुद्दे थे। मैं समझता हूँ इस बार वो जो सारे मुद्दे थे, अब लोगों को 10 साल का अवसर मिल गया तुलना करने का। 5 साल का जो हमारे यहाँ पे भाजपा के सांसद जिनको चुना गया, उनका कार्यकाल देखने का भी लोगों को अवसर मिल गया और लोगों ने तुलनात्मक रूप से फैसला और मन बना लिया है। यहाँ पे मुझे पूरा विश्वास है लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए, आप राज्यसभा सांसद हैं, बतौर लोकसभा सांसद अपनी भूमिका को कैसे देखेंगे आप? बतौर सांसद क्या प्राथमिकताएं आप तय करने वाले हैं लोकसभा के लिए? देखिए, हमारी प्राथमिकता है कि हरियाणा को दोबारा विकास की पटरी पे, खुशहाली के पटरी पे लेके आए और हमारे लोकसभा क्षेत्र को, रोहतक लोकसभा क्षेत्र को देश के विकास के मानचित्र पे आगे लेके जाए। ये प्राथमिकता है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र दिल्ली के सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है। दिल्ली के पूरब में नोएडा, दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव और पश्चिम में रोहतक लोकसभा क्षेत्र। हमने अपने समय प्रयास किया था कि दिल्ली के नजदीक का लाभ मिले रोहतक लोकसभा क्षेत्र को, और अब आने वाले समय भी यही संकल्प है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र का विकास गुड़गांव और नोएडा के स्तर का हो, ताकि हमारी अगली पीढ़ियों को यहाँ पे अच्छा भविष्य के अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और अगर देखें इस सीट पर अब मौजूदा सांसद बीजेपी के अरविंद शर्मा हैं और उनके कामकाज की तुलना करें तो लोगों से क्या सुनने को मिल रहा है आपको? वो तो देखिए, आप ही चेक कर लीजिए रोहतक के लोगों से। वो कहीं गए नहीं, उनकी रोहतक को लेकर रुचि भी नहीं है। वो कहीं चुनाव में वोट मांगने के बाद 5 साल तक धन्यवादी दौरे पे भी नहीं गए। काम तो बाद की बात है। सांसद कोटा भी उन्होंने अपना पूरा खर्च नहीं किया। तो कहने का मतलब वो टिकट भी करनाल से ही मांगते हैं। और बीजेपी भी ये सीट छोड़ना चाह रही थी जेजेपी के लिए, आपने देखा होगा। तो बीजेपी ने पहले उनकी टिकट अनाउंस नहीं करी थी। तो ये जब उनका मन ही नहीं है यहाँ से, तो लोगों से भी आपको यही बात सुनने में आएगी कि उन्होंने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में बड़े बड़े आरोप और एक कांग्रेस को जो निशाने पर ले रही हैं, वो कई मुद्दे हैं उनके पास। राष्ट्रीय मुद्दे कैसे हर सीट पर प्रभाव डालते नजर आ रहे हैं? आपकी सीट का क्या हाल है? देखिए,
जो पहले दूसरे तीसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की भाषणों में जो असत्य और कटुता दिखाई दे रही है, जिस तरह कुछ काल्पनिक बातें कहकर आरोप प्रत्यारोप मंडे जा रहे हैं, वो भाषा ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं पहले दूसरे तीसरे चरण के मतदान का रुझान भाजपा के लिए निराशाजनक रहा होगा, तभी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और अगर देखें इस चुनावी मुकाबले में जब स्थानीय मुद्दों का जोर है, आप संविधान बचाने की लड़ाई, और ये चुनावी मुकाबला, ये आखिरी चुनावी मुकाबला हो सकता है, इस तरह के बयान भी आ रही हैं, तो इसमें कैसे लोगों को कनेक्ट हो रहा है ये मुद्दा, जब स्थानीय मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ये मुद्दे हमेशा ही स्थानीय होते हैं, और ये हरियाणा का विकास का क्या रास्ता है, हमारे लोकसभा क्षेत्र के विकास का क्या रास्ता है, और देश में जो संविधान पे आज खतरा मंडराया है, जिस तरीके से भाजपा के नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया है कि संविधान को तोड़ने का काम करेंगे। देश की जनता ने उस बात को लेकर एक मन बनाया है कि संविधान पे तो जनता आज नहीं आने देगी, लेकिन भाजपा के घमंड को जरूर लोग तोड़ेंगे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राज्य में बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री नए आ गए हैं, नायब सैनी, ये क्या इस चुनाव पर असर डालेगा, लोकसभा चुनाव के प्रति इतनी गहरी नाराजगी बन गई हरियाणा प्रदेश में, हर वर्ग में इतना घोर अपमान हर वर्ग का किया गया इस सरकार में कि भाजपा को नाराजगी को कुछ काबू करने की मंशा से भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया, लेकिन जनता कह रही है अब आप क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदलोगे, अब तो हम सरकार ही बदलेंगे, जनता अब ये कह रही है। लोकसभा चुनाव मुकाबले के बाद विधानसभा चुनाव का एक बड़ा मुकाबला होगा, विधानसभा चुनाव मुकाबले की क्या बानगी आप लोकसभा चुनाव के मुकाबले में देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा की परिस्थिति इस तरह की है कि हरियाणा में 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होता है, और शायद अब ये 3 महीने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि अल्पमत में सरकार आ गई है। 4 तारीख के बाद मुझे लगता है कि ये सरकार लंबी चल नहीं पाएगी हरियाणा में, क्योंकि आज ही हम तुरंत मांग कर रहे राष्ट्रपति शासन लगे और चुनाव कराए, घोषित किया जाए हरियाणा का, हमारी मांग है आज, क्योंकि 43 विधायकों की सरकार है कि 3 विधायक थे जिन्होंने समर्थन भाजपा को दे रखा था, उन्होंने हमें समर्थन दे दिया है, आपको भी पता है। तो मगर ये कह रहे हैं कि बीच में विश्वास मत नहीं हो सकता, चुनाव चल रहा है इत्यादि, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो चुनाव तो 1 हफ्ते में हो जाएगा, उसके बाद पता चल जाए कितने विधायक किस पाले में। तो हरियाणा की परिस्थिति ऐसी है कि हरियाणा में तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव हैं, और इसीलिए हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा में क्या होगा वो भी एक महत्वपूर्ण इस चुनाव का मुद्दा है। और जब चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से इसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, आज की तारीख में अगर बात करें तो जब शुरुआत हुई थी चुनाव की तब ये कहा जा रहा था ये एक तरफा मुकाबला होगा। आज कहां मुकाबले में देखते हैं आप कांग्रेस को? सारी सीटों की 10 सीटों की बात करें अगर, आज से 6 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि केवल एक रोहतक सीट कांग्रेस की आएगी और 9 भाजपा। उसके बाद ये कहा गया 3 महीने पहले कि 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है। उसके बाद ये कहा गया अगर टिकट बंटवारा ठीक हुआ तो 4 से 5 सीट कांग्रेस ले आएगी। उसके बाद ये कहा जा रहा कि भाई 7-8 सीट कांग्रेस, और अब मुझे ऐसा लगता है कि 10 की 10 हमारा विश्वास है सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। रोहतक सीट पर वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा जो बनकर उभर रहा है और आपको लाभ पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, आपका दावा है? मैंने आपका उत्तर दे दिया था पहले, कई प्रश्न आपने व्यापक रूप से पूछ लिए। व्यापक रूप से अगर बात करें तो किसानों की बात करें, किसान आंदोलन यहाँ पर हुआ, उसका क्या फर्क देखते हैं, उसका क्या असर देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया है। किसानों का भी बड़ा, मैं समझता हूँ किसानों का तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई है, जिसका सहानुभूति के 2 शब्द आज तक भाजपा के किसी नेता ने कहे नहीं। इतनी क्रूर दिल के ये शासक साबित हुए हैं, तो किसान के दिल में टीस है। तो ये भी किसान वर्ग भी इस सरकार से बहुत दुखी है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में एक बड़ा वादा किया गया है एमएसपी का। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर, किसानों को लेकर बड़े वादे कांग्रेस ने किए हैं। इनका क्या असर जमीन पर देख रहे हैं आप, किसानों को लेकर जो वादे किए गए हैं? देखिए, सारे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो लोगों के हित का घोषणा पत्र है, और चाहे वो एमएसपी की मांग को लेकर हो
चाहे वो महालक्ष्मी योजना में घर की हर घर में एक महिला को हर महीने 8,500 रुपए की पेंशन देने की बात हो। तो ये इस तरह के जो घोषणा पत्र किया गया है कांग्रेस पार्टी का, वो अच्छा घोषणा पत्र है, लोगों के हित का घोषणा पत्र। और ये चुनावी मुकाबला जो रोहतक से आप लड़ रहे हैं, रोहतक की जनता से रूबरू हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या बड़ी अपील आप करना चाहेंगे? आखिर में सवाल ये पूछ रहा हूँ। देखिए, लोगों से यही आग्रह है, किसी भी उम्मीदवार को के आकलन के दो ही पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। लोगों ने मेरा काम भी देखा है, जब मुझे यहाँ से अवसर दिया सांसद के रूप में, लोगों ने इतने वर्षों से मेरा आचरण भी देखा है। तो मैं रोहतक के जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर वो तोलें और उनकी आत्मा ये गवाही दे कि मैं खरा उतरता हूँ, तो मेरे को आशीर्वाद दें। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उनका, रोहतक के लोगों का आशीर्वाद मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उनके आशीर्वाद से दिल्ली पहुंचकर अपने लोकसभा क्षेत्र के मान सम्मान को देश में मैं ऊपर लेके जाने का कार्य तो करूंगा ही, अपने क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भी मैं काम करूंगा। साथ ही ये आशीर्वाद केवल दिल्ली तक नहीं ले जाएगा, ये आशीर्वाद वाया दिल्ली चंडीगढ़ तक जाएगा और हरियाणा में बदलाव लेके आएगा। धन्यवाद बात करने के लिए टोटल न्यूज से, और काफी व्यस्त कार्यक्रम में ये वक्त मिला हमें जब उनसे बात कर पाए। चुनावी कैंपेन चल रहा है, चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, वार पलटवार महासंग्राम 2024 के इस मुकाबले में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। मुझे दीजिए मेरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।